3 से 4 नंबर का। तो चलिए आज हम शुरू कर जा रहे हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला पार्ट है क्या? सेट्स। दूसरा पार्ट है रिलेशन और तीसरा पार्ट है फंक्शन। सेट्स और फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन रिलेशन पढ़ना तो जरूरी है। सबसे ज्यादा सेट से आते हैं। तो सबसे पहले से पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, वो हम बात करते हैं कि सेट्स में पढ़ना क्या क्या है। लिखिए सारे बच्चे मेरे साथ साथ, चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बेटा आपको। चैप्टर में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इसकी डेफिनेशन। क्या पढ़नी है बेटा? डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है इसकी डेफिनेशन कि सेट्स होता क्या चीज है। ठीक है बेटा? उसके बाद पढ़ना है इसका नंबर 2, मेथड टू कंस्ट्रक्ट सेट्स, या राइट टू मेथड टू राइट सेट्स। कौन कौन से मेथड हैं? तीसरा है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। चौथा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। और पांचवा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। तो इतनी बातें सेट्स में पढ़नी है आपको। ठीक है बेटा? बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करेगा आपको। इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सेप्ट इजी हैं इसके। सबसे पहली बात पढ़ते हैं डेफिनेशन। सेट्स क्या होता है? तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेट्स क्या होता है? आप लोग अपनी लाइफ में ना हमेशा सेट्स का वर्ड यूज करते हो, हमेशा अपनी लाइफ में। क्या नाम है दोस्त आपका? आप आते हो क्लासेस में? पहले मैं देखा नहीं यार, उसका भी मास्क वास्क लगाते होगे शायद। अच्छा, घर चले गए थे। सेट्स का मतलब क्या होता है? आप जिंदगी में हमेशा अपनी लाइफ में सेट्स वर्ड यूज करते हो। कोई कहेगा सर सेट्स वर्ड तो यूज नहीं करता, सेटिंग वर्ड यूज करता हूं। आप सब यूज करते हो सेट्स वर्ड। अरे आप लोग क्या कहते हो? सर बुक्स का सेट देना। नहीं कहते हो सर मुझे बुक का सेट देना? अरे सारे सेट बना के रख दे साइड में यार, कौन कौन सी कॉपी है उसका सेट बना दो। कहते नहीं हो आप लोग? तो यही तो सेट्स है। सेट्स मतलब ग्रुप। सेट्स मतलब ग्रुप। लेकिन ग्रुप कौन सा? जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस ग्रुप का नाम होना चाहिए। अगर उस ग्रुप का नाम नहीं है तो सेट्स नहीं बनेगा। सर समझ में नहीं आया, अच्छे से बताओ और अच्छे से बताओ। मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सेट से नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सही है, लेकिन कौन से स्टूडेंट? सीए वाले, सीए इंटर वाले, फाउंडेशन वाले, 11th वाले, 12th वाले। तो उसके साथ साथ उस ग्रुप का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा। जब तक मैं उसको वेल डिफाइंड नहीं करूंगा तो वो ग्रुप सेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। आपसे बोल दिया जाए उस स्टूडेंट को बुलाना, तो आप क्या बोलोगे? सर नाम तो बताओ किसको बुला रहे हैं? कौन सी क्लास के बच्चे को बुलाना है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 11th के बुलाना है, 12th कौन होता ना। जब तक हम उसका एक ग्रुप का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेट्स में कन्वर्ट नहीं।
इसका मतलब कोई भी ग्रुप सेट्स बन सकता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसके बारे में क्लियर बात होनी चाहिए। अगर क्लियर बात नहीं है तो सेट्स नहीं बनेगा। पहले बताओ सेट समझ में क्या होता है? तो लिखिए इसके बारे में। सेट इज डिफाइंड एज, लिखिए सारे बच्चे में बोल रहा हूं, सब लोग खुद लिखिए, मैं सिर्फ डिटेक्ट करूंगा। लिखिए सेट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका वेल डिफाइंड होना जरूरी है, उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं जरूर लिख देता हूं आपको। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। पहला एग्जाम्पल क्या मैंने आपको? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक सेट्स बन जाएंगे, ठीक है। या कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, या फिर एक एग्जाम्पल आप ही के ऊपर, एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन नोएडा सेक्टर 52। एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग नहीं, साथ में क्या लिखा मैंने? नोएडा सेक्टर 52 की बिल्डिंग का ग्रुप, वो सेट। अगर मैं कहता ग्रुप ऑफ बिल्डिंग तो क्या बोल रहा है? कहां की बिल्डिंग का ग्रुप भाई मेरे? जब तक मुझे वेल डिफाइंड नहीं किया वो सेट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आएगी? तो मेरे ख्याल से अब आप नहीं भूलोगे सेट्स क्या होता है। सेट्स इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, उसका कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो बताओ बेटा सेट्स की डेफिनेशन समझ में क्या होता है? आगे लिखिए मेथड टू राइट सेट्स। सेट्स को लिखने के कौन कौन से मेथड है? मेथड टू राइट सेट्स, कौन कौन से मेथड हैं सेट्स को लिखने के? चलिए जी, पहला मेथड, दूसरा मेथड। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर्स फॉर्म। दो मेथड हैं इसके, रोस्टर और सेट बिल्डर। सेट्स को हम दो तरीके से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सर हमें बताओ। बिल्कुल बताएंगे। अगर उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को अलग अलग करके लिखा, क्या लिखा? अलग अलग करके लिखा, तो वो कहलाएगी रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाएगी? रोस्टर फॉर्म। अगर हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखा, दैट इज रोस्टर फॉर्म। लिखिए इन रोस्टर फॉर्म, लिखवा देता हूं फिर लिखवाता हूं। इन रोस्टर फॉर्म वी रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स are represent in separate अलग अलग अगर हमने उनको लिखा, दैट इज क्या? इन रोस्टर फॉर्म वी रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट इन सेपरेट। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम सेपरेट शो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मान लो मैंने लिखा भाई 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है? 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है। अगर मैंने इसका हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के लिखा, दैट इज रोस्टर फॉर्म। सर फिर सेट बिल्डर क्या होती है? फिर क्या होती है? सेट बिल्डर क्या होती है सर? करें। सेट बिल्डर में क्या होता है पहले समझ लो।
x इज बिलोंग टू x, x की वैल्यू जो है क्या मतलब है इसका, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और क्या है 5 या 5 से छोटी है। तो यही तो है ये चीज। अगर इसको मैंने एक कॉमन फॉर्मूले में लिख दिया, दैट इज क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, और हर एक एलिमेंट को सेपरेट लिख दे, क्या, रोस्टर फॉर्म। मैं इस तरह पढ़ाऊं कि आपको नहीं आता सेट्स, जबकि ये 9th क्लास में 10th 11th क्लास में है आपका सेट्स, है ना। बात समझ में आ गई कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। क्या इसको सेट बिल्डर को, इस पूरे को मैंने अलग लिखा, दैट इज हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख दिया, रेंज बना के लिख दिया, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। पेपर में नहीं आएगा लिखने को ये सब, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अगर आप सोचते हो कि दिमाग लगा रहे हो ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये सिर्फ समझाने के नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ जाऊं, हाँ बोलो। x बिलोंग टू x, x को बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर है और 5 से छोटी या 5 के बराबर है। परसों टेस्ट में नहीं आई थी आप, अच्छा ट्रेजेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बताओ इतनी समझ में आया बेटा बात। अब लिखिए टाइप्स ऑफ सेट्स, तीसरा टॉपिक इसका, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। सर हाँ, हम कब मना कर रहे हैं। देखिए पहला सेट होता है नल, टंकी वाला नल नहीं, ये नल्ले विभूति न्याय मिश्रा नहीं, भाभी जी वाले, भाभी जी घर वाले भी नहीं है। नल सेट का मतलब है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इट इज नल, NULL, नल सेट। लिखिए इसके बारे में, ए सेट, देखिए ए सेट विद नो एलिमेंट, ए सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इट इज कॉल्ड नल सेट, NULL। It is also called empty set, EMPTY, empty sets. It is represented by phi. It is represented by phi. It is represented by phi. इसको किससे दिखाते हैं बेटा, फाई से दिखाते हैं, फाई फाई फाई, ऐसे ऐसे कटा हुआ पेट, फाई 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 है, हाँ सर्कल बना के काट दो, यही फाई हो गया, पेट काट दो। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी माने खाली। कह रहा ना खाली बोतल ले लो मेरे भाई, पौवा धा, होली आने वाली है, ठीक है। एम्प्टी सेट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी नल सेट है, कोई एलिमेंट कोई ना इसके अंदर, सेट्स तो है लेकिन क्या है, नल। अगर ऐसे लिखा तो भी नल, ऐसे लिखा तो भी, टंकी वाला नल नहीं, नल सेट है। कभी नल टंकी वाला समझ लो, है राइट। चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने ICI की दीवार और तुम उसके पार हो। चलो, तो नल सेट समझ में आया क्या होता है बेटा। आगे लिखिए सिंगलटन सेट, सिंगलटन, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, अमन भाई की वाइफ
चली गई थी, याद है आपको? अमन पांडे जी की वाइफ चली गई थे, खून की चिट्ठियां लिखी थी, याद है आपको? परम्यूटेशन कमीशन के अंदर, तभी से बीमार है, सदमे में। तो सिंगल का मतलब है, जैसे आयुष भाई कहते हैं मैं तो जिंदगी भर सिंगल हूं यार, अभी तक डबल ही नहीं हुआ। सिंगल टन का मतलब होता है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, इट इज कॉल्ड सिंगल टन सेट। पहले बताओ हाँ या ना? तो ऐसा सेट जिसमें ओनली एक ही एलिमेंट, कहते हैं यार तू भी अकेला हम भी अकेले, ये सिंगल टन है। क्या है वो? देखो अकेले अकेले डांस करता रहता है पांडे जी हमारे, सिंगल टन है ना। चलिए लिखिए, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड सिंगल सेट। मतलब ऐसे मैंने लिखा 2, एक ही एलिमेंट है ना, दैट इज सिंगल टन सेट। अगर मैंने ऐसे लिखा 5 तो भी एक ही एलिमेंट है। देखो सिंगल 5 लिखा तो नल सेट, अगर ब्रैकेट में करके लिखिया तो सिंगल टन। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बीच में तो केवल एक ही एलिमेंट है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मैं बता दूं पहले ये बात अभी से। तो सिंगल टन सेट क्या हो गया बेटा? जिसमें केवल सबका मालिक एक, गॉड सिंगल टन है हमेशा। अब ये मत कहना सर शिव पार्वती की शादी हो गई, वो कहां सिंगल टन है, कहते नहीं भगवान एक है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। नहीं, अब शिव पार्वती जी की शादी हुई, ये आप और हम सिर्फ क्या है, कथाओं में पढ़ा हम लोगों ने, या जो हमारे पूर्वज हमें बता के उन्होंने पढ़ा है ना, देखा तो किसी भी नहीं हुई है। क्या आपने शिव जी को देखा किसी ने? हमने सिर्फ इमेजिनेशन कर रखा है कि शिव जी ऐसे दिखते होंगे, सच्चाई देखा तो किसी ने भी नहीं है। और भगवान को सच में कोई नहीं सकता, भगवान एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन वो है एक सुपर पावर। अमेरिका रूस सबसे बड़ी पावर, वही दुनिया की पावर है गॉड। लेकिन हां ये फैक्ट है, गॉड है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, गॉड है। और गॉड नहीं होता तो आप और हम यहां नहीं होते, ये दुनिया ही नहीं होती है। सूरदास क्या है? सूरदास ने भगवान को देखा है? कौन कह रहा है? अच्छा, बच्चे कहां के कहां ले जाएंगे फिर है? तो सिंगल टन सेट में आगे बेटा क्या होता है? चलिए अब लिखिए फाइनाइट सेट। फाइनाइट, फाइनाइट क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम, जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो लिखिए ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट को, वो फाइनाइट है। वो तो सभी फाइनाइट जिसको काउंट करें वो फाइनाइट ही है। मान लो एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है? 6। आप काउंट कर सकते हो, दैट इज फाइनाइट। अगर आपने ऐसे लिख दिया AEIOU, इसको भी काउंट कर सकते हो, दैट इज फाइनाइट सेट। तो जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट है, चाहे वो लाख हो चाहे 2 लाख हो, एक लिमिट है ना उसकी, काउंटेबल। अगले लिखिए इनफाइनाइट सेट, अगला लिखिए इनफाइनाइट सेट। समझ गया होगा इसकी डेफिनेशन सही? ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, दैट इज इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गया? ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट हो
जिन्हें हम काउंट ही ना कर सके। अजंद्रा भाई तेरे भाई पे ना अनगिनत पैसा है, बहुत पैसा है, जैसे बोलते ना पांडे जी हमारे, बहुत पैसा, पिताजी की बहुत प्रॉपर्टी है, गिन ही नहीं पा रहा। जैसे सर पे बाल इनफाइनाइट है, कोई गिन पाया है आज तक? सर मैं गिनूंगा गंजा हो गए, नहीं गिन पाओगे आप, काउंट ही नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? पांडे जी बताइए आप। पांडे जी कह रहे क्या करें सर, बड़ा दुखी हूं, बीवी चली गई, अब क्या कर सकता हूं। तो ये अपने गम से बाहर निकलेंगे तो शायद, सॉरी बेटा मजाक कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट सेट बढ़ गए, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट काउंट कर सकते नहीं हो, वो इनफाइनाइट। मतलब मैंने लिखा एक सेट्स, ऐसे लिखा 1 2 3 डैश 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 डैश, दैट इज इनफाइनाइट। इसकी लिमिट ही खत्म नहीं हो रही इसकी। ये कौन से हो गए बेटा? इनफाइनाइट सेट्स हो गए। तो बताओ जितने सेट्स मैंने लिखे इनमें कोई दिक्कत बेटा आपको? पहले बताओ हां या ना। तो हमारे पास लिखिए अगला इक्वल सेट्स कौन से होते हैं। अगला लिखिए इक्वल सेट्स। इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जो बिल्कुल इक्वल हो, उसके एलिमेंट और पहले सेट्स के एलिमेंट और दूसरे सेट्स के एलिमेंट क्या हो? बिल्कुल इक्वल हो। इक्वल इक्वल मतलब लिखिए ए सेट्स हैविंग, देखिए ए सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। अगर एक ही एलिमेंट हो, बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट हो, मतलब मेरे पास ए सेट्स है, उसमें लिखा हुआ 1 2 3 4, और बी सेट्स है, वह लिखा हुआ 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे इसको? इक्वल सेट्स। क्या कहेंगे इसको? इक्वल सेट्स। ऐसे सेट्स जिसके दोनों, हर सेट्स के एलिमेंट क्या आपस में इक्वल हो। आगे बढ़ जाए बेटा। उसके बाद लिखिए इक्विवेलेंट सेट। क्या लिखेंगे बेटा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर आपके पास दो सेट्स दे रखे हो, दोनों में वैल्यू तो बराबर अलग अलग हो, लेकिन उनकी काउंटिंग बराबर। क्या हो? मतलब पहले सेट्स के एलिमेंट जितने हैं उतने ही दूसरे सेट्स के एलिमेंट भी होने चाहिए, चाहे एलिमेंट की वैल्यू बराबर हो, नंबर्स में बराबर। क्या हो जाए? तो लिखिए ए सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके एलिमेंट बराबर हैं, मतलब मेरे पास ए सेट्स है 1 2 3 4 और बी सेट्स है AEIO, बताओ इनके नंबर एलिमेंट बराबर ना? मतलब इसमें कितने एलिमेंट? 4, इसमें कितने? 4। नंबर बराबर तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट। मतलब इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ए के एलिमेंट अगर बी के एलिमेंट के बराबर है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। पहले बताओ समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अरे मुझे तो आ रही है यार, तुम्हें आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए सबसेट। सबसेट क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ सेट चल रहे हैं भाई। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी अच्छी बातें करो। टाइप्स ऑफ सेट चल रहा है, उसमें है सबसेट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
इससे ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ये सबसेट क्या होता है? कोई बताएगा, मेरी मदद करेगा? बोलो। अब सही बोला है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। चलो देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ, लिखो लिखो, if all the element of set A are in set B, if all the element of set A are in set B, then we can say that A is a subset of B. A is a subset of B. समझाता हूं। समझाऊं? चलो आप और हम मिलके खेलेंगे, कौन बनेगा सीए की बातें। मान लो मेरे पास ए सेट्स है 1 2 3, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, बड़ा कौन सा है? बी। बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट है या नहीं है? है या नहीं है? बी के अंदर ए के सभी है या नहीं है? इसका ए छोटा हो गया। अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर पाए जाते हैं तो ए क्या हो गया? बी का। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो लिखा ना खुला मुंह राक्षस वाला, दैट इज सबसेट, दैट इज सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है? अरे हाँ या ना? मुझे तो आ गया, तुम्हें आया? आ गया तुम्हें भी? चलो आ गया। किसी को कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? भाई मुझे तो आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? चलो बोलो जय माता दी। चलो आने वाली हैं दोनों माताएं। हाँ, दो माताएं आ रही हैं, एक नवरात्रि वाली माता जी और एक ऐसे माता जी 23 मई को। नहीं आएगी? और दोनों माताओं का आशीर्वाद जरूरी है। एक लक्ष्मी माता जी है और एक पढ़ाई माता जी है। नहीं ऐसी माता। चलिए अब लिखिए सुपर सेट। कितनी सेटिंग करते हो तब नहीं बोलते हो। इस किताब की सेटिंग यहां, इस किताब की तो कहां ले जाते हो? सुपर सेट का मतलब क्या होता है? जो बड़ा वाला है वो सुपर सेट है। अगर सुपर सेट कहा, जैसे ए और बी का एग्जांपल दिया था, ये लिखा था मैंने ए इज ए सबसेट। अगर मैं बी को पहले लिख करके और खुला हुआ मुंह उसकी तरफ कर दूं और ए कर दूं तो क्या बन जाएगा? तो देखा जाए ये तो सबसेट हो गया, ये क्या हो गया? सुपर सेट। बात तो वही है। जिसकी तरह राक्षस वाला मुंह होता है वो सुपर सेट होता है, उसके उल्टा वाला क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये तो हो गया सबसेट, ये क्या हो गया? सुपर सेट। कुछ लिखना है क्या है? उसी एग्जांपल के आगे कर दो, ये सुपर सेट है। लिख लो जो बड़ा वाला वो सुपर सेट। अभी बात यहां पे खत्म होती तो बात कुछ और थी, बात तो आगे बढ़ी। चलिए आगे बढ़े बेटा। अब किसी भी सेट के अगर सबसेट पता करने हो, कितने सबसेट बन सकते हैं? मान लो मेरे पास यहां पे एक सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी डी और सी सेट है 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई? अब इनके कितने सबसेट बन सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि पहले वाले के कितने सबसेट बनेंगे तो कैसे बनाओगे? जितने भी एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट है? 3। ये होता है 2 की पावर n। क्या होता है? तो 2 की पावर 3 कितने एलिमेंट बनेंगे? 8। 8 सबसेट बन जाएंगे। यहां पे कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितने बन जाएंगे? 16 सबसेट बन जाएंगे।
अगर आपसे पूछता है सबसेट कितने बन सकते हैं, तो 2 की पावर n, जितने एलिमेंट होंगे वो उसकी क्या बन जाएगा, पावर। अब यहां पे 2 की पावर 5 कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 6, 64। तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में कि कितने एलिमेंट सबसेट बन सकते हैं। चलिए लिखिए, जब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट ऐसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट, किसी भी सबसेट्स के एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर, हाँ जी बात समझ में आ गई, नहीं आई? तो आराम से उतारो भाई, होली तक मैथ खत्म, होली के बाद स्टैट्स शुरू, और 10 अप्रैल तक वो भी फिनिश। और जिसने मेरी रिकॉर्डिंग क्लास देख ली लाइव वाली, वो तो ऐसी स्टेट खत्म कर ले घर पे होली पे, क्योंकि उसमें सारी स्टेट्स करवा दी मैंने। तुम तो यहां पढ़ोगे ना, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, बाद में एक्सेस मिल जाएगा बेटा, बाद में मतलब एग्जाम टाइप पे एक्सेस दे देंगे रिवाइज करने के लिए आपको। चलिए अब आगे बढ़े बेटा। अब सर यहां तक तो मैंने बहुत देर तक थ्योरी पढ़ा ली, अब कुछ प्रैक्टिकल की बातें करते हैं। देखिए इसमें एक होता है ये, इसे क्या कहते हैं, यूनियन। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, वो है यूनियन। अगर आपके पास ए सेट हो, उसके एलिमेंट हो 1 2 3 4, और एक बी सेट हो, उसके अंदर हो 5 6 2 3 7। अब आपको इसका निकालना है क्या, यूनियन। याद है प्रोबेबिलिटी में था ऐसे, तो ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों को मिला के लिख दो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। जैसे 1 2 3, देखो दो यहां भी है, दो यहां भी, लेकिन एक ही बार लिखना है। 3 4 5 6 और 7, दैट इज यूनियन। समझ में आई बात? चलो उतारो उसको। यूनियन, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हाँ जी, चाहे 4 बार लिखा हो, एक ही बार लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर दिया तो यूनियन नहीं निकलेगा, गलत कर जाओगे आप। चलिए, एक होता है इंटरसेक्शन, उल्टा यू। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब ए और बी में क्या कॉमन है बेटा, 2 और, तो इंटरसेक्शन हो गया 2 और 3। पता नहीं ये बात आपको? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें सेट्स से रिलेटेड। 2 सेट्स कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते। ए सेट और बी सेट कभी भी आपस में ऐड नहीं होगा, और आपस में डिवाइड भी नहीं होगा। कोई भी 2 सेट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, कोई भी 2 सेट्स, और ना ही आपस में डिवाइड हो सकते हैं। कोई भी 2 सेट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते और डिवाइड भी नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कैसे? तो मैं क्या कहले कर रहा हूं, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। तो लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। सेट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ें। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4 5। एक सेट मेरे पास है बी, ठीक है। अब मुझे ए में से बी को घटाना है, ए में से
क्या करना है मुझे? निकालना है a माइनस बी। क्या करना है? a में से b को घटाना है। तो अब देखिए a और b में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर एक तो 4 है, तो 4 काट दो यहां से। और कौन सा है कॉमन? 3 कॉमन है। और अब a माइनस बी करना है ना, तो a में कितने एलिमेंट बचे? 1 बचा। और क्या बचा? 1 और 2 बचा ना। बस ये आंसर आ गया। जब अभी रुक जाओ, b के नहीं लिखते। अगर a माइनस बी तो a वाले बचे लिखते हैं, और अगर b माइनस ए हो तो b के बचे वाले एलिमेंट कौन से? अब आज समझ में आई बात? घटाना आ गया। a माइनस बी में उतार लो इसको। अगर b पहले लिखा तो b के बचे लिखेंगे, a पहले लिखा तो a के बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे। सर इससे प्रोबेबिलिटी में हेल्प मिलेगी पक्का, क्योंकि वहां भी ऐसी चीजें थी। था ना वहां पे? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े जाओ। आज हम करने जा रहे हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो फिर सब्ट्रैक्ट करना आ गया आप लोगों को। अब मल्टीप्लाई करना सीखें पक्का। चलो मेरे भाई तो बहुत अच्छा है। अब a की b से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? a मल्टीप्लाई बाय b। आपस में सेट्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? लिखो 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4। 1 इंटू 4 ऐसे नहीं लिखते, 1,4 लिखते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करते, कहते 1,4। फिर 1 को किसके साथ? 1,5। अब 2 के साथ 4 और 2,5। ये है बेटा मल्टीप्लाई। अब बच्चे क्या करते थे? 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 क्या करेंगे? ऐसे नहीं करते, कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर b इंटू है तो b वाले पहले आए थे। पहले बताओ, सेट्स को मल्टीप्लाई करना आ गया बेटा, सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना आ गया। सेट्स आपस में डिवाइड नहीं होते, सेट्स आपस में ऐड। मैंने तो यही पढ़ा भैया, आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, यार हमने पढ़ा ही नहीं है। बस 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 यही क्या? सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ और। सर एक फॉर्मूला था, आपको पता है ए यूनियन बी का? क्या था? ए यहां पे एन होता है, एन ए प्लस एन बी। याद है? ये प्रोबेबिलिटी में था, वहां पी था बस, या नंबर्स है। अगर मान लो 3 हो तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी है? वहां 0 था ना, तब केस बताया था मैंने आपको, याद है? होता तो ऐसे ही है, वहां 0 आता था इंटरसेक्शन, इसलिए वहां लिखा ही था आप लोगों ने। आगे अब तीनों घट गए, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ। कोई बचा इंटरसेक्शन? हाँ, सब में एन लगेगा। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वहां कौन से इवेंट थे मैं बता रहा था एक्सक्लूसिव वाले में ना, तभी तो कॉमन नहीं था, वरना होता तो वहां पे यही। चलो, कह रहा सर बहुत चीजें है लिंक करती हुई।
एक्चुअली एक वीडियो अपलोड हुई नहीं थी प्रोबेबिलिटी की, वो मैंने आज करी। वो जो क्वेश्चन वाली थी वो सर ने अपलोड नहीं की थी, जो वाले क्वेश्चन की थी। चलो आगे बढ़े बेटा। क्या वह किया तो है, वह दो ही तो एलिमेंट में इंटरसेक्शन है, या तीनों में निकालना है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ। बात तो वही है, ए का बी से बी का एक साथ, बात तो वही है। ए का बी के साथ कॉमन या बी का एक, बात तो एक ही है। चलिए और काम की बातें पढ़ाई जाए। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, और भी बातें बहुत सारी है मेरे पास करने के लिए। आपके पास अगर याद होगा तो दो अंडे होंगे, अगर ए और बी सेट्स हैं तो यही तो होता है। ये वेन डायग्राम वाली बात करूं, ए अंडा बी अंडा आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए सेट्स बी सेट्स, तो ये जो पोर्शन है कॉमन है, ये क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पोर्शन, ये वाला, ये क्या आएगा, इस पूरे ए में से ये इंटरसेक्ट क्या आएगा, ओनली ए। क्या क्या आएगा, ओनली ए। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन, यही तो होगा भाई। हाँ ये वाला पोर्शन। और अगर ये वाला हो तो क्या लिखोगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका होता है ओनली बी। याद है आपको ये बात? देखो ये सब बातें प्रोबेबिलिटी में हुई थी, लेकिन यहां डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पे रिक्वायरमेंट है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आराम से आराम से। इसको कहते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कहते हैं इसको। डायग्राम के थ्रू वैल्यूज निकालना। मैं तो बचपन से करता आ रहा हूं ये, बचपन मतलब 11 क्लास की बात करूं, 9 क्लास की बात करूं। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, सर अगर तीन अंडे होते तो कोई बात नहीं भाई, 3 अंडे वाले भी करेंगे। क्या कह रहे हो बेटा? अगर 3 सेट्स में अंडे वेन डायग्राम बनाने हो तो एक अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, तीनों अंडे आपस में काटते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात की जाए, ध्यान समझना इसको, ये ए है, ये बी और ये सी। समझ के बातें करना। ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन ये है एन ए इंटरसेक्शन बी, है नहीं है? और ये वाला पोर्शन क्या है, एन बी, है ना भाई? ये वाला पोर्शन बी और सी में इंटरसेक्शन। और ये वाला पोर्शन है नहीं है? और ये देखो तीनों में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर ये कटेगा तो ये हटेगा नहीं हटेगा? ये क्या आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है? बात आ रही है ना? बात क्लियर कि इस डायग्राम से आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। और ये तो बताइए कैसे निकालेंगे, अगर मैं निकालना चाहूं ये वाला पोर्शन, तो अगर मैं ये वाला पोर्शन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? किस में से क्या माइनस करेंगे? सारे कौन से? सारे कौन से? अगर मैं ओनली ए निकालना चाहूं, ओनली, तो ओनली ए कैसे निकलेगा? ध्यान देखना, एक तो ये माइनस होगा, एक ये माइनस होगा, और ऐड क्या होगा, ये, क्योंकि ये 2 बार इंटरसेक्शन लेस हो गया ना।
ये बात समझ में आई? ये देखो, इस पूरे में ये आ रहा है, नहीं आ रहा एक बार, और इस पूरे में ये आ रहा है एक बार। इसका मतलब क्या करेंगे, अगर ओनली ये निकालूंगा तो क्या करूंगा, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? टोटल ए में से क्या घटाऊंगा, एक तो घटाऊंगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और क्या घटाऊंगा, ये माइनस करूंगा एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन प्लस क्या करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन। बात समझ में आएगी? इस तरह से निकाल सकते हैं, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। सर ये जो आपने दो बार माइनस किया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको कंबाइन करके नहीं लिख सकते? क्या ना बाबू ना, ऐसा कोई ना होता है, ऐसे कैसे लिख दोगे? देखो यहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पूरा लेस किया तो ये दोबारा लेस हो गया, देख यहां भी किया तो दो बार लेस हो गया ना ये, तो एक बार वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा इसको, या तो इधर से लेस करो या इधर से लेस करो। आपने दोनों तरफ से लेस कर दिया इसको, हाँ चलो उतार लो। क्या ये पूरा पार्ट है, और ये पूरा पार्ट है इंटरसेक्शन। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहले बताओ, बात समझ में आई बेटा? उतालो उतालो आराम से, देखो जल्दीबाजी कतई नहीं करनी है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन रखो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी मुझे। आगे बढ़ जाऊं, ये रंग बिरंगी ड्राइंग बना दी है, ये तो समझ लेना। चलिए सर क्वेश्चन भी तो कराओ, कराएंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो, पहले सारी कॉन्सेप्ट बताते तो चलूं। क्वेश्चन तो मैंने बताया इतने कॉन्सेप्ट करा दिए कि लगभग 1.5 एक्सेस खत्म हो जाएगी इसमें, यही बन जाएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ेंगे सर, अच्छा एक काम की बात और करते हैं दोस्तों, करें? ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ओके प्लीज वेलकम। क्या नाम है आपका? आर्यन जी, प्लीज सिट डाउन। तो आज हम बात करते हैं, सुनो, अब हम बात करते हैं दोस्तों और भी बातें। क्या बातें करेंगे सर? सर बातें करेंगे और काम की बातें, कि सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा और कैसे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी, कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आज पढ़ा देता हूं आपको। एक फंक्शन है मेरा एफ एक्स, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या लिखा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिख लो 10-15 स्टार क्वेश्चन, 15 स्टार क्वेश्चन है ये। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं आपको, चलो ये बाद में कराएंगे, छोड़ो कुछ काम की बातें करा दूं। ऐसे कह रहे हो, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। चलिए लिखिए, अब पढ़ने जा रहा है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है बेटा? क्यों थ्योरी के बिना कॉन्सेप्ट कैसे होगा? अच्छा कैसी बातें करते हो यार बच्चे, तुम लोग सच में ना थोड़े वो हो। चलिए लिखिए, रिलेशन टॉपिक है, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन देखिए बेटा, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, ये मान के आपको कुछ नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं, 2 मिनट में चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, पेपर में घुमा दिया तो गए आप भी।
रिलेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, रिलेशन का मतलब क्या होता है? दो सेट्स में रिलेशन निकालना है, पता लगाना है कि इनमें रिलेशन है या नहीं है। सुनो, पहले में प्रैक्टिकली, बाद में डेफिनेशन। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, एक सेट है, और बी सेट्स है 4 और 5। अब यहां पे एक रिलेशन निकाल के दिया हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई क्या है, 1 की किससे और 1 की किससे, बस ये रिलेशन दे रखा है। तो आप मुझे बताइए, पहले सेट्स का एलिमेंट, पहले वाले सेट्स का एलिमेंट क्या दूसरे वाले सेट्स के साथ है? किसी है? तो ये 1 जो है 4 के साथ भी है, 1 किसके साथ है? 5 के साथ है या नहीं है? क्या ये रिलेशन होगा? क्या ये रिलेशन बनेगा? नो क्यों? क्योंकि सारे सेट्स होने चाहिए, वो सिंगल सेट के बारे में रिलेट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत धारणा है। क्या ये रिलेशन होगा? नो। सर ये रिलेशन क्यों नहीं है? अब बताता हूं मैं आपको, बहुत ही धांसू वाली बात। ये रिलेशन क्यों नहीं है? ये रिलेशन नहीं है। अगर पहले वाला सेट्स, पहला सेट्स क्या था मेरा 1 2 3, दूसरा सेट्स क्या था? अब यहां पे केवल 1 और 4 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? 2 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 और 4 लिखा हुआ है। ये रिलेशन है? देखो कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा पढ़ते हो आप लोग, हड्डी काट दो एक हाथ की। ये रिलेशन है या नहीं, ये बताओ दोस्त, है? कैसे? ये रिलेशन है? नहीं, पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट एक तो क्या होना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। सुनो, अगर एक भी एलिमेंट इससे मैच कर गया, एक भी एलिमेंट, तो रिलेशन में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, ये छोड़ो, ये तो एग्जांपल मजा नहीं आया, वो एग्जांपल दो। मान लो अमन भाई की शादी करा दी मैंने, अमन की शादी करा दी एक लड़की के साथ। अब बताओ उस लड़की के जितने भी घर वाले हैं, ननियाल वाले, ददियाल वाले, क्या वो इसके रिलेशन में हुए नहीं हुए? इसके अलावा अगर एक सेट का एक भी रिलेशन मिल जाए, एक भी एलिमेंट मैच कर जाए, तो वो किस में होता है? रिलेशन में होता है। एक, केवल एक, सारे मिलना जरूरी नहीं है, एक, केवल एक। एक बार शादी कर ले अमन भाई, देखो सारे चाचा ताऊ फूफा सब इसके रिश्ते में आने नहीं आएंगे। उस लड़की के सारे रिश्तेदार, शादी किससे की है? केवल एक से। रिश्तेदार कितने सारे हो गए? बहुत सारे। इसके अलावा अगर एक सेट का एक भी एलिमेंट मैच कर जाए, एक सेट का एक भी, तो रिलेशन में। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर दो सेट हो, उनका एक भी मैच कर जाए, मतलब अब मैं आपको और आराम से समझाता हूं बिल्कुल क्लियर से। मान लो मेरे पास, सुन लो, समझ लो बेटा प्लीज, और बी सेट है 4 5। अगर मेरे को यहां पे ये दिख जाए 1 का रिलेशन या तो इसके साथ या इसके साथ, किसी एक के साथ दिख जाए, या फिर 2 का किसी एक के साथ भी दिख जाए, तो क्या कहलाएगा ये? रिलेशन। ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट मैच करें, एक भी एलिमेंट कहीं से भी रिश्ता जुड़ जाए तो सब क्या हो जाएंगे? संबंधी हो जाते ना। अब मान लो एक लड़की शादी हुई किसी लड़के के साथ, तो क्या करते हैं? उसके दोस्त भी जीजा जी कहलाते हैं, उनकी भी खातिरदारी होती है, नहीं होती है? तो अगर एक भी एलिमेंट मैच कर जाए, अमन भाई ने शादी कर ली, तो लड़की के ननियाल वाले रिश्तेदार, ददियाल वाले रिश्तेदार हो गए ना। अगर एक भी एलिमेंट मैच कर जाए तो कहेंगे रिलेशन है। क्या कहेंगे बेटा? रिलेशन है। इसको और लिखाइए, पहले लिखिए, फिर मैं लिखवाता हूं और बताता हूं और डिटेल में। वो भूल जाओ, अभी समझो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। एक भी रिश्ता मिल जाए, अब लिखो, ये लिख लो एग्जांपल में, डेफिनेशन लिख लो, पहले लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जाम लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखो, ए रिलेशन में बी डिफाइंड, देखो ए, अब लिखो, ए रिलेशन में बी डिफाइंड एज द क्रॉस ऑफ टू, एज द क्रॉस ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। ए रिलेशन में बी डिफाइंड
as the cross of two different sets, full stop, if any element of any sets then we can say that there is a relation, मतलब देखो ध्यान से, ये एक सेट A है, मान लो एक सेट B है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और B के सेट के एलिमेंट है, अगर इसका रिलेशन इससे मिल जाए तो भी रिलेशन है, या इसका इससे हो जाए, मतलब एक भी एरो दूसरे वाले एलिमेंट से मैच कर जाए, मैपिंग कर जाए, इसे कहते हैं मैपिंग करना। क्या कहते हैं? मैप करना। लोग मैपिंग पढ़ाते हैं, ऐसी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मैपिंग, मिलना, दैट इज रिलेशन है। हाँ, मिले ना मिले उसका मतलब नहीं है, वो पहले वाले मिले तो रिलेशन। बी मिले तो भी रिश्ता है। अरे भाई शादी अमन से हो या लड़की हो, बात तो रिश्तेदारी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा एक भी मिल जाए तो रिलेशन है ना, और सारे हैं कैसे मिले? मल्टीप्लाई करके ए सेट की, मतलब आपको कहेगा क्वेश्चन में, एक डायग्राम बना के देगा कि ये रिलेशन में है या नहीं है। हैं किसको? इसको मिला दो तब भी रिश्ता है। सर अगर 1 का सिर्फ 4 से तब भी है, हाँ तब भी है, 4 का 1 से तो भी है, अगर 4 का 3 से तो लो है तो तब भी है। अरे शादी तो हुई है ना, चल लड़के से लड़की हुई, लड़के से लड़की, बात क्या फर्क पड़ता है? रिश्तेदारी तो बन गई, सर 1 का अगर 5 से है तब भी रिश्ता है। मिलना चाहिए, दिल से दिल मिलाओ, रिश्ता बनाओ। अगर मान लो यहां लिखा है ये और यहां लिखा है 1 2 3 4 5 और कोई भी एरो मैपिंग नहीं कर रही, तो क्या लिखोगे? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन। अरे एक भी शादी कर ले तो हो गए रिश्तेदार, तो बस चाहे ए बी से करे या बी ए से करे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बात समझ में आई? अब पांडे जी करें या पांडे जी की बीवी जी करें, बात तो वही है, आपस में रिश्तेदार तो बनेंगे ना। चलिए अब जो समझने वाली बात है वो फंक्शन है, रिश्तेदारी तो हो गई, अब क्या है? फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस, पूरी जान लगा देनी है फंक्शन समझने में। बच्चों को फंक्शन समझ में नहीं आता। रिलेशन क्या है? ए का बी से शादी हो गई, रिलेशन है। अब फंक्शन है या नहीं है, ये ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूंगा सारे बच्चों से जिसने कभी गलती से पढ़ा लाइफ में, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है समझना। फंक्शन के लिए आप फंक्शन कब करोगे? जब शादी करोगे। तो रिलेशन होना जरूरी है, पहले रिश्तेदारी बनाओ तब जाके फंक्शन करोगे। नहीं बात भाई? अरे पहले शादी ब्याह तो करोगे अभी तो फंक्शन करोगे। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या जरूरी है? रिलेशन। रिलेशन होगा तभी फंक्शन का काम शुरू होगा आगे। अब फंक्शन है या नहीं ये डिसाइड करना है कि दो सेट्स में रिलेशन तो है, अब ये फंक्शन है या नहीं है, समझना ध्यान से। बहुत पहले प्रैक्टिकली मान लो एक सेट आपको दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी, एक सेट ए एक सेट बी, एक सेट में कितना है 1 2 3 4 5। समझना ध्यान से, समझना। ए का मैपिंग किससे हो रही है? 4 से। 2 की मैपिंग 5 से। 3 की मैपिंग भी 5 से हो रही है। ठीक है, क्या बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन है या नहीं है? रिलेशन तो है, रिलेशन के बाद तो फंक्शन होगा। सुनो आप ध्यान से, पहले आसान भाषा में या डिफिकल्ट लैंग्वेज में? पहले डिफिकल्ट फिर आसान भाषा में। पहले डिफिकल्ट। अगर पहले वाले सेट से एक ही एरो जा रही है हर किसी की एक ही, देखो पहले वाले सेट से एक ही तो एरो जा रही है हर किसी की, तो फंक्शन है। तो क्या है?
अगर मान लो एक की एरो इससे जा रही है और एक की एरो इससे भी जाएगी तो फंक्शन नहीं है। सिंगल मतलब अब सुनो इसको मजाक वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले बंदे को एक ही शादी अलाउड है, वहां से एक ही एरो निकलेगी, लेकिन दूसरा वाला बंदा मन चाहे शादी कर सकता है, जितनी मर्जी एरो निकाल लो। पहले वाले सेट से केवल क्या चाहिए, एक ही शादी। अमन भाई को एक ही अलाउड है, बाकी जो वो है ना वो कितनी मर्जी कर ले, तो वो फंक्शन कहलाएगा। ये उसकी शादी में भी नाचेगा, अपनी शादी में भी नाचेगा। मजाक करो भाई, सॉरी। तो मतलब समझ गए, पहले वाले सेट्स के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर पहले वाले सेट्स के एलिमेंट रिपीट हो गए तो फंक्शन नहीं है, केवल सिंगल सिंगल एलिमेंट। मतलब पहले वाले से क्या चाहिए, एक एक एरो जानी चाहिए, लेकिन अगर पहले वाले से दो एरो निकल गई तो फंक्शन नहीं है। डायग्रामिकल तो बात समझ में आ गई पक्का। तो ये वाला केस कौन सा है, अब ये तो फंक्शन हो गया क्योंकि सबसे एक एलिमेंट जा रहे हैं, और फंक्शन का नहीं का क्या एलिमेंट होगा। देखो इसने तो दो कर ली ना, तो ये तो कर सकता है, लेकिन बेचारा अमन नहीं कर सकता, उसको एक ही अलाउड है। तो मैं इसको ऐसे समझता था कि भैया पहले वाले को एक शादी अलाउड है, दूसरे वाले को मन चाहे जितनी मर्जी कर ले। तो पहले वाले सेट से क्या होना चाहिए बेटा, हेलो, पहले वाले सेट से एक शादी होनी चाहिए, दूसरे वाले की जितनी मर्जी कर ले। अब इसको प्रैक्टिकल समझाते हैं, सुनिए ध्यान से। लिख लिया सब लोगों ने, ये डायग्राम बना लिया, तो फिर कह रहे यार समझो कैसे पेपर में फंक्शन है। टू की मतलब यहां से हो जाती नहीं होता, क्योंकि आपने दो से शादी कर ली, चार से है? तब भी तो देखो ये इसके यहां से शादी कर तो ली उसने, है क्या कह रहे हो। तो एक ही तो एरो जाएगी, उससे केवल दो जाएगी। हाँ देखो इधर वाले से दो एरो नहीं जा सकती, बस इधर वाले से दो नहीं, उधर से दो एरो आ सकती हैं। मतलब उधर से दो तीर आ सकते हैं, इधर से एक ही तीर जाएगा, बस इस साइड से एक ही होगा पास। अगर अबे पहले वाले से इधर से पांडे जी की तरफ से एक ही आएगा, बहुत सच्चे ईमानदार इंसान है, ये एक ही शादी करेगा। हाँ ए सेट से। पहले तो फंक्शन समझ में आ गया। अगर एक से एक ही एरो जा रही है तो आपका फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा एरो जा रही है तो फंक्शन नहीं है। लेकिन बी जितने मर्जी एरो निकाल ले, बी जितने मर्जी, मतलब अगर मान लो ये ऐसे होता, मान लो ऐसे होता कि 5 ने इससे भी कर ली, ले 5 ने तीनों से कर ली नहीं, और ये एक ही एरो हो, तब फंक्शन है। क्योंकि इन सब ने तो एक एक की है, इसने 3 कर ली। कितने दिलदार आदमी है ना, ठीक है, कितना दिलदार है, इसने तीनों शादी कर ली। मतलब इसकी 3 शादियां, उन सबकी बेचारों की एक एक शादी। मतलब जितने भी तीर अगर ये ना हो, सिर्फ 1 का 4 हो, तब भी रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन तो है, लेकिन फंक्शन के फंक्शन भी है फिर वो, लेकिन फिर फंक्शन के टाइप में आएगा वो। पहले बताओ फंक्शन में आया क्या होता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल प्रैक्टिकली, हेलो लिख लिया, ये आगे बढ़ जाओ। देखिए ध्यान से, मान लो मेरे पास ए सेट से, सुन लो ध्यान से भाई, मेरे भाई मेरे पास ए सेट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहा हूं आप कैसे आएगा। ए सेट से 1 2 3, ठीक है। अब समझना ध्यान से,
1 to 3, तीन ए सेट्स में 1 to 3 है, बी सेट्स आपका पास है 2 और 4। अब यहां पे एक रिलेशन दे रखा है आर। अब बताना ये फंक्शन है या नहीं है। 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि पहले वाले का एक ही एलिमेंट आ रहा है, हर जगह एक एक आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखता 1 का 2 के साथ, 1 का, तो ये फंक्शन नहीं। अब आप समझ में आ गई क्या बना है, डायग्राम बता दिया और वैसे ही बता दिया कि भाई उस वाले को तो अलाउड है, लेकिन पहले वाला एक ही बार आना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा तभी फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गई डेफिनेशन, समझ में आ गई। चलो उतार लो इसको, फिर बताते हैं आगे। फिर बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात, शॉर्टकट ट्रिक। चलिए उतार लिया बेटा, उतार आराम से उतारो, आराम से उतारो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो बच्चा आज भी क्लास में आया ना उसका भी सारा सिलेबस हो जाएगा मई तक विद डिटेल, टेंशन ना ले। वो ब्रेक तो क्लास खत्म करके लूंगा, अब फॉर्म में आ गया मैं। हाँ जाओ जाओ, वो जाना जरूरी है। देखिए आगे अब आता है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये बताओ सर। सही बात नहीं है, ये फालतू बात ही मत करो हमसे, पेपर की बात करेंगे सर बस। अब हम फालतू बातें पढ़ने ही नहीं आए। चलिए अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, कुछ पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपसे, समझना बेटा प्लीज सारे बच्चे। मैंने यहां पे ये क्या होता है, ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत बनाया ना आप लोगों ने, बनाते हो ना इकोनॉमिक्स, बनाते हो अभी बनाते होगे। मैंने यहां पे एक अंडा बनाया और मैंने छोड़ दिया अंडा बना के, और आपसे बोला बताओ फंक्शन है या नहीं है। यू घूर रहे होगे क्या कह रहे हो सर, कुछ तो पता चल रहा है। मैंने एक अंडा बनाया और छोड़ दिया, बताओ फंक्शन है या नहीं है। मैंने उसके बाद एक ये डायग्राम बनाया और बोला बताओ फंक्शन है या नहीं है। सर क्या टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ? नहीं बेटा, अच्छी अच्छी बातें करो। मैंने ये बनाया और बोला बताओ फंक्शन है या नहीं है। पेपर ने भी आपसे ये पूछा, सर जो पढ़ाया वो क्या है इसमें। अब बताता हूं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, फंक्शन है या नहीं है। लिखिए, मतलब लिखिए नहीं, समझिए 100 करोड़ रुपए की ट्रिक। अगर डायग्राम में आ जाए और आपसे पूछे फंक्शन है या नहीं है, कुछ नहीं करना, गांधारी की तरह मेरी बात बांध लेना पट्टी आंख पे। आपको वाई एक्सिस, कौन सी बेटा, वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, कहने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस कौन सा, ये इसके इस डायग्राम को कट करती हुई या जैसे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दी, ये कहीं भी बताओ, कहीं भी कर दो, चाहे यहां कर दो चाहे यहां, कहीं भी एक ही बार करनी है ड्रॉ। यहां भी एक बार ड्रॉ कर दी। सर इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम हो गया, आंसर आ गया मेरा। अगर जो पैरेलल लाइन एक बार काटेगी डायग्राम को तो फंक्शन होगा, अगर एक से ज्यादा बार काटेगी तो फंक्शन नहीं होगा। अब बताओ कौन सा फंक्शन है, सर्कल वाला क्या है, फंक्शन है नहीं है। अरे यहां भी काट रही है, यहां भी काट रही है, फंक्शन कहां है। यहां पे एक ही बार तो काट रही है, चाहे ये वाला है चाहे एक ही बार तो काट रही है। अरे 2 लाइन खींची है, वो तो मैंने एक ही लाइन खींचनी है आपको। डायग्राम को काटना, वाई एक्स को नहीं, डायग्राम को। ये लाइन केवल एक 2 जगह कट रही है तो फंक्शन नहीं है, और एक जगह काट रही है तो क्या है, फंक्शन है। यहां भी देखो, ये भी क्या है, फंक्शन है। बात समझ में आ गई। तो आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, अगर वो डायग्राम को एक जगह काटती है तो फंक्शन है, एक से ज्यादा काटती है तो फंक्शन नहीं है। नोट डाउन करो, इसका मतलब ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन, ये भी क्या है, फंक्शन। कुछ बात क्लियर हो रही है बेटा?
अगर ये सब चीजें नहीं बताऊं ना, आपसे ना हो क्वेश्चन एक सा भी। दो जगह काटा तो फंक्शन नहीं, एक जगह काटा तो फंक्शन। और एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये नहीं कि 4-5 खींच दी पैरेलल लाइन, और कहीं भी ड्रॉ कर लो लाइन वो, लेकिन एक ही जगह काटेगी तो फंक्शन है, दो जगह काटेगी तो फंक्शन नहीं है। आई बात सुन बेटा, हमेशा y के पैरेलल, y के पैरेलल, y के पैरेलल, y के पैरेलल, x के पैरेलल नहीं, y के पैरेलल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों सर और भी खतरनाक क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल कराऊंगा। अब तो प्रैक्टिकल शुरू है, अभी तक तो कॉन्सेप्ट चले थे थ्योरी के। मंडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे को आपका टेस्ट है, जितने चैप्टर कराऊं उन सबका। कैसे करूं? सेट्स का नहीं, जितने चैप्टर का सबका टेस्ट है। मैंने पहले भी याद बोली थी कि एक एक चैप्टर से कभी तैयारी नहीं होती है, चैप्टर सारे दो तभी तैयारी होती है आपको। 16 फरवरी आने वाली 16 मार्च को आपका टेस्ट है। 16 मार्च को मतलब होली से एक दिन पहले, छुट्टी वेडनेसडे होगा शायद, या ट्यूसडे थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा शायद। आप होली से एक दिन पहले तो आओगे? अरे होली से एक दिन पहले से पहले, होली तो 18 को है। ऐसा है, एक मिनट, आप कुछ भी कह लो, मैं सुनूंगा नहीं आपकी। खत्म बात, टेस्ट है खत्म। तुम्हारे सुनने लग गया तो हो गया मेरी पढ़ाई है। टेस्ट होगा चेक, और जो नहीं आया उसका क्लास से बाहर नहीं कर दूंगा उसको अगली क्लास से। मंडे, हाँ जी। आप अपना डिस्कशन बंद कीजिए, जो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया टेस्ट है, दैट्स ऑल। मैं आपकी सुनने वाला तो हूं नहीं। अगर मैं बच्चों की सुनूं तो एक बच्चा ही पास ना हो, कोई बच्चा तो कोई तो अभी तैयार होता ही टेस्ट के लिए। आगे बात करते हैं, अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, हेलो, y इक्वल टू 5, बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? सर इसमें क्या करना है? देखो y की वैल्यू 5 है, इसका मतलब y की तो 5 रहेगी, x की कुछ भी हो जाए। इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ऐसी कहीं जाएगा लाइन, भाई y 5 यहीं कहीं तो होगा, x तो कुछ भी हो, इसका मतलब ये तो है कि y हमेशा 5 रहेगा, x कुछ भी हो जाए, 1 हो 2 हो तो फिर। अब इसके पहले क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करोगे, कितनी जगह काट रही है? तो फंक्शन है। कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, वो 10 के ऊपर से लाएगी लाइन। अब उसका बना लेते हैं, x की 5 आएगी, यहीं से आएगी। अब इस पे लाइन ड्रॉ करो, इस पे तो बहुत जगह काट जाएगी, तो क्या है? नॉट ए फंक्शन। x वाली वैल्यू दी है तो फंक्शन नहीं है, y की दी है तो वैल्यू फंक्शन है। ठीक है बेटा, आ रही थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? क्या 2 नंबर दिए होंगे? y में 2 नंबर क्या दिए होंगे मुझे तो? y में 2 वैल्यू, क्या 2 बार लाइन खींच दो, क्या दिक्कत है? लो इसकी बात भी इच्छा पूरी कर दूं, क्या कहना चाह रहा है मुझे बता। भाई 2 वैल्यू कैसे देगा एक बार में तू? भाई 2 इक्वेशन होगी तभी तो 2 वैल्यूज होंगी y की। अच्छा, अपनी शंका दूर करना आपका राइट बनता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है? आपकी शंका मैंने दूर कर दी। चलिए आगे बढ़ जाए।
देखिए मैं आपको जो करा रहा हूं ना, ये मैं एग्जाम्पल नहीं, आपके बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं। जब मैं आई से एक्सरसाइज पे जाऊंगा ना तो सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं। अरे पहले बोलो हाँ या ना। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, पूरा लेक्चर 2 घंटे का सिर्फ एग्जाम्पल से और आपको डेफिनेशन कराया। आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, बता 60% चैप्टर खत्म हो चुका है ये। आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो हाँ या ना। करा जाए। चलिए, तो आपको काफी कुछ मैंने सिखाया। अब जरा निकालते हैं आपके चैप्टर 7A की एक्सरसाइज। 7A देखिए, सेवन ए के क्वेश्चन। एक ठू बुक मुझे भी दे दो बेटा, फटाफट कराता हूं। 7 के कुछ क्वेश्चन तो कराई दूं, आए हो तो कुछ तो करके जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सबसेट, भाई 2, 3, 5, इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 कितने? तो आंसर क्या आ गया पहले का? 8 आ गया। ये कराया था मैंने एग्जांपल में, नहीं कराया था? चलिए हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा सेट्स, कि इतना टफ है नहीं जितना लग रहा था मुझे, जितना इस चैप्टर के नाम से। आयुष, अच्छा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो आप मेरी क्लास में आए और आपको समझ में ना आए। ये चैलेंज है मेरा। करा देंगे बेटा, पहले ये करा दूं। स्कैनर बाद में कर लेंगे, पहले कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सबसेट n एलिमेंट, जिसके एलिमेंट n क्या होगा? 2 की पावर n। तो सेकंड का आंसर आ गया 2 की पावर n। चलिए, नल सेट को कैसे लिखते हैं? याद है मैंने? ओनली 5, ओनली 5 ना। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, थर्ड का हो गया सी। मैंने कहा था नल सेट वो हो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, ओनली 5, ये हो गया नल सेट। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बताइए कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चैप्टर? चले, चलिए 4th क्वेश्चन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। निकाल सकते हो? दोनों में जो कॉमन है, बता क्या आएगा? तो क्या आएगा? 5। जब कुछ ना हो तो क्या आता है? 5। हाँ बेटा, 5 सब में कॉमन होता है। हाँ तो कॉमन सब में होता है 5। 5 हर सेट के साथ आता है। नल मतलब ऐसा है, अगर मान लो मैंने, एक मिनट सुनिए, आपको प्रूफ कर देता हूं भाई, एक आपकी बात प्रूफ कर देता हूं। आप लोग बड़े नादान हो, लगता है बिल्कुल निकम्मे हो। अच्छा मेरे पास एक सेट्स क्या है? 2, 3, 5 है ना, इसके सबसेट बनाना चाहता हूं। क्या बनाता हूं? सबसेट कैसे बनाते पता आपको? एक मिनट को, क्या हो रहा है? ये हैंग क्यों कर रहा है कंप्यूटर? कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है यार।
सही कह रहा है। एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट समझा दो यार, वो काम की बात चल रही है, बीच में बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग नादान बालों को बिल्कुल। मान लीजिए मेरे पास ए सेट है 1 2 3, इसके सबसेट कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए ना। सबसेट लिखते कैसे? पहले इन तीनों को अलग लिख दो, 1 ऐसे, एक मिनट 1 2 3, एक तो अलग लिख दो, ये बन गया। एक 1 के साथ 2 को लिख दो, एक ये बन जाएगा। एक 1 के साथ 3 को, फिर 2 के साथ 3 को। कितने हो गए ये? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और किसके साथ? 2 के साथ 1 भी तो है। कितने एलिमेंट हो गए? हो गया भाई, बन गए 7। आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। तो 5 तो सबके साथ होता है, हर किसी के साथ 5 होता है, याद रखना दोस्तों। तो अगर इंटरसेक्शन है तो 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा। सर अगर 2 के साथ 1 हो सकता है तो फिर 3 के साथ भी तो है? मतलब 3 पे तो हो सकता है। एक मिनट जस्ट वेट। अबे 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो होगा ही होगा हर किसी के साथ। जो भी सेट बनता है ना, 5 तो होते ही होता है उसके साथ। हाँ, जो भी सेट्स होता है, जो भी सेट्स, याद रखना, जो भी सेट्स लिखोगे लास्ट में 5 आएगा ही आएगा, हर हालत में, हर बार आएगा ही आएगा। 5 आना ही आना है, बात समझो, 5 आना ही आना है। करें भाई? आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे बताओ, क्या लिखा हुआ आगे वाले में? चलिए, क्या इसके अंदर फोर्थ में क्या लिखा है कि x की वैल्यू, फिफ्थ पे पहुंच गए हम लोग। चलो फिफ्थ ले लो। x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। अब 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है भाई? जाओ, वैल्यू क्या हो सकती है बड़ी? अरे बोलो 1, फिर 2 भी हो सकती है, 3 भी, और 5 से क्या करनी है? छोटी। तो 5 तो आएगा नहीं, आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। याद रखना 5 बेटा हर सेट्स के साथ होता है, ऑलवेज अवेलेबल इन 5 है। एम्प्टी वाले में भी होगा 5, तो बताया था, उसके अंदर ब्रैकेट के। एम्प्टी में, ब्रैकेट में नहीं होगा, ब्रैकेट में फिर एक एलिमेंट हो जाएगा काउंट वो। तो सर ये जो ब्रैकेट क्या है ओनली वो क्या है फिर नल? हाँ, नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, वो नल सेट बताया था मैंने। अगर केवल ब्रैकेट है, नल सेट है। क्या है? क्या दिया हुआ है? ले है क्या देखा है? एक मिनट, हेलो हेलो, मेरी बात सुनोगे पहले? 5 हमेशा होता है, हमेशा होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने नल सेट दिया हुआ है। होता 5 हमेशा है, लेकिन लिखा नहीं जाता, इसलिए नल सेट आंसर दिया इसका। आपको नल ही लिखना है इसके अंदर। वैसे अगर मैंने ये लिखा तो नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा, इसलिए। लेकिन 5 होता हमेशा, याद रखना 5 हर सेट के साथ होता है। या आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, लिखना नल सेट ही है। 11th नहीं पढ़ा करना होगा कभी? किसने पढ़ी है मैथ्स 11th में? आपने पढ़ी है? गुड, तभी आर्यन बता रहा है। हाँ, नल लिखो, नल। देखो, अगर ऐसे लिखा तो एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा, और ऐसे लिखा तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, अगर ऐसे लिखा होता 0 से, x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और ऐसे दिया होता तो 5 भी आता।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या निकालना है? 6 को कैसे लिखेंगे बताओ? 6 का आंसर क्या है? सी। सी ए है बताओ? ठीक, क्योंकि सारे इवन नंबर हैं, सारे इवन नंबर बन रहे हैं। एक्स की जगह 1 रखो, एक्स की जगह 2 रखो, ठीक है, 0 है ना, इसलिए सी हो इक्वल टू भी है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? बताओ 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्डिनल होता है काउंटिंग। क्या होता है? काउंटिंग। देखिए आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल में क्या था? एल्फर्ड मार्शल। हाँ सर, उसमें मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? जो इसको हम मेजर नहीं कर से काउंटिंग में, पिताजी का प्यार, दोस्त का प्यार, बचपन का प्यार, जिसको मनी में मेजर नहीं करते वो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, और जिसको मनी में मेजर करते हैं दैट इज कार्डिनल। काउंटिंग कर सकते हैं जिसकी, याद है ना कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये कोई ना कहोगे मेरे पापा मुझसे 100 रुपया प्यार करते हैं, ऐसे कोई ना कहोगे आप। तो जिसको काउंट कर सके वो कार्डिनल, और जिसे काउंट नहीं कर सके वो ऑर्डिनल यूटिलिटी। पता है ना ये बात? अल्फ्रेड मार्शल का। हाँ जी, अल्फ्रेड मार्शल है, हिग्स एंड एलन का भी है। मेरे भाई थोड़ा सा इकोनॉमिक जानता हूं मैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो? आपको P दे रखा है, S दे रखा है, क्या निकालना है? P इंटरसेक्शन Q का कार्डिनल नंबर। पहले P इंटरसेक्शन U निकालो, कितना आएगा बताओ फटाफट से। P और U में कॉमन बताओ, P और Q में, P और U, P और 1 3 और 2 ही कॉमन है। अरे बोलो कॉमन 2 ही है, तो कितने नंबर इसके अंदर? 2, तो कार्डिनल नंबर हो गए 2। बात समझ में आ गई? तो 8वां क्वेश्चन भी 9वां क्वेश्चन भी। अच्छा ये बताओ इस डैश का मतलब क्या होता है? अगर मान लो A यूनियन B के ऊपर डैश लग जाए, क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, कहते हैं, और नॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट। मान लो मेरे पास U है, समझ लो एग्जांपल 1 2 3 4, और A है मेरे पास 2 3, और आपसे पूछा जाए A नॉट, मतलब क्या है? जो कॉमन नंबर है उनको छोड़ करके। कॉमन कौन से हैं? क्या बचे? दैट इज A नॉट आ गया ना। चलिए तो ये आज की बात यही खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। 7 बजे फिर क्लास है। छुट्टी किस बात की है?